बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 9 की सारी केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई हुई है। चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से लेके चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी तक सारे चैप्टर्स मैंने किए हुए हैं। अगर आपको इस क्लास 9 की केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आपने सिर्फ इस तरह करना है कि आपने मेरे चैनल पे विजिट करना है। फिर अगर आपको लेट्स सपोज चैप्टर नंबर 7 के किसी टॉपिक में मसला है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 7 का अलग सा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर लेंगे और आपको चैप्टर नंबर 7 की सारी वीडियोस आ जाएंगी। फिर आपको जो भी टॉपिक में मसला हो चैप्टर नंबर 7 में वो वीडियो आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, कोई टॉपिक समझ नहीं आता या आपने कोई ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अच्छा, आते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ जो कि है एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, इस बार जो आपका पेपर आएगा वो एसएलओ बेस्ड आएगा, मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाएगा, ना कि आपके रट्टे को। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप टॉपिक को समझ लो, इस पर गौर कर लो, उसे समझ लो। समझने के बाद उसे अपने अल्फाज में लिखो। ये आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ाएगा, मतलब आपकी क्रिएटिविटी, आपकी राइटिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी इससे। और आप मतलब कॉन्सेप्ट को अपने अल्फाज में लिख रहे हो तो आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, आपको रट्टा लगाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ये इसका बड़ा एडवांटेज है। तो ये जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप इस तरह कर लें कि आप पेपर और पेन उठा लें। मैं क्वेश्चन को पूरी तरह कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन कर भी लूँगा और फिर मैं इसे इंग्लिश में भी बता दूंगा। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसे अपने अल्फाज में लिख लो, लेकिन अगर आपको फिर भी मसला है तो मैं आपको इंग्लिश में भी समझा दूंगा कि आपने करना किस तरह है। ये सही है। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम यूजिंग पीरियोडिक टेबल। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लो पीरियोडिक टेबल को मद्देनजर रखते हुए। मतलब आप पीरियोडिक टेबल में देख लो किसी एटम को और आप पीरियोडिक टेबल में देखते ही हमें बता दो कि इस एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं ग्रुप नंबर पर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर। मतलब ग्रुप 1 के जो ग्रुप 1 में एलिमेंट है इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 3 के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 4 कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह ग्रुप 5 के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 6 के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस चीज के इक्वल है? इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर। सो ग्रुप नंबर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट्स सपोज अगर आपको कोई कहे कि सोडियम और पोटेशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो आप पीरियोडिक टेबल को उठा के देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों एटम्स ग्रुप 1 के मेंबर हैं। ग्रुप 1 के मेंबर्स, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, अब आप मुझे बता दो, पीरियोडिक टेबल को उठाओ और इसमें देखो कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है। आप पीरियोडिक टेबल उठा लोगे, आपको दिख जाएगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम हमारे पास ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, ग्रुप 2 के मेंबर हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2। सो आई होप आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप हमें नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की इंपॉर्टेंस बताओ कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की इंपॉर्टेंस है क्या। तो देखिए, नोबल गैसेस जो होती हैं वो हमारे पास स्टेबल होती हैं। इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम को छोड़ के जितने भी नोबल गैसेस हैं इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं।
नोबल गैसेस हमारे पास स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई ना। हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी स्टेबल होता है, वो डुप्लीट रूल पे स्टेबल होता है, और बाकी जितने भी नोबल गैसेस हैं वो ऑक्टेट रूल पर स्टेबल होते हैं। मतलब ऑक्टेट रूल मतलब इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अदर एटम्स वांट्स टू गेट नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन टू गेट स्टेबिलिटी। अब दूसरे एटम्स नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल कर ले। सोडियम के वैलेंस शेल में सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में इसके 1 और थर्ड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या करेगा? सोडियम नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल करने के लिए अपना वो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन खो देगा और Na+ चार्ज बना लेगा। अब सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो इसने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए। इसने नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ली और वो स्टेबल हो गया। सो एटम नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं और दूसरे एटम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल करने के लिए ही रिएक्शन करते हैं। यही वजह है कि हमारे पास नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन काफ़ी अहमियत रखती है पीरियोडिक टेबल और केमिस्ट्री में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ऑक्टेट रूल एंड डुप्लीट रूल। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ऑक्टेट रूल क्या है और डुप्लीट रूल क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टेंडेंसी ऑफ एटम टू प्रेफर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ऑक्टेट रूल हमारे पास वो रूल होता है जो हमें शो करता है कि एटम तब स्टेबिलिटी हासिल करेगा जब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। और दूसरा है हमारे पास डुप्लीट रूल। डुप्लीट रूल इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। डुप्लीट रूल हमें ये बताता है कि कोई एटम तब स्टेबल हो सकता है जब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। ये हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं कुछ एटम्स के लिए, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, ये तब स्टेबल होंगे जब इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और H2 बना लेगा। सही है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग है ना, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसने हीलियम की नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ली और ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो गया? स्टेबल हो गया। सो डुप्लीट रूल हमें ये बताता है कि कोई एटम तब स्टेबल होगा जब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि ऑक्टेट रूल हमें ये बताता है कि कोई एटम तब स्टेबल होगा जब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी। अच्छा, इसमें हमें कहा गया है कि एलिमेंट्स स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं। देखिए, यूनिवर्स में तमाम चीज़ें स्टेबिलिटी हासिल करना चाहती हैं। अगर आप पानी को देख लें तो पानी ऊंची सतह से नीची सतह तक आता है। इसी तरह अगर आप हीट को देख लें तो हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसी तरह सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं यूनिवर्स में, वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एटम भी स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक्सप्लेन हाउ एटम्स अटेन स्टेबिलिटी। क्वेश्चन में हमें कहा गया है अच्छा आप हमें बता दें कि एटम स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं। इसका आंसर मैंने लिखा है एलिमेंट्स हमारे पास तब स्टेबल होते हैं जब वो अचीव करते हैं अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन केस ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम, इनके केस में हमारे पास जब इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे तब हम कहेंगे कि ये स्टेबल है। और बाकी जितने एटम्स हैं उनके लिए हम कहते हैं कि इनके वैलेंस शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे ये तब स्टेबल होंगे हमारे पास। तो देखें, एलिमेंट्स गेट स्टेबिलिटी व्हेन इट अचीव ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एंड डुप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। एलिमेंट्स हमारे पास तब स्टेबल होंगे जब ये नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर लेंगे। एलिमेंट विल गेट स्टेबल व्हेन दे अटेन्स नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अच्छा, अब नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है? ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स
इन केस ऑफ हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम को छोड़ के जितने भी नोबल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम्स तभी स्टेबिलिटी हासिल करेंगे जब वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेंगे। और जो छोटे एटम्स होते हैं सच एज हाइड्रोजन, अगर वो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीट कर ले तो हीलियम की नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एटम स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं। एटम अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। आई होप मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, डिस्क्राइब द वेज इन विच बॉन्ड कैन बी मे बी फॉर्म्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप हमें वो तरीके बता दो जिस तरीकों से बॉन्ड बन सकता है। तो देखिए, एटम, सबसे पहले आप समझ लें कि एटम बॉन्ड बनाता क्यों है। एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि एटम स्टेबिलिटी हासिल कर ले, नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ले। अच्छा, अब ये बॉन्ड बनाता किस तरह है, किस तरीकों से बनाता है? तो ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है इन केस ऑफ आयोनिक बॉन्ड। जब एटम्स आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस कर लेगा, क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन कर लेगा। सो बॉन्ड हमारे पास इस तरह बन सकता है कि कोई एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और दूसरा एटम वही इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन कर सकता है। इनके दिस इज व्हाट वी कॉल आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग के केस में अच्छा, बॉन्ड हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बन सकता है, सच एज कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ने क्या किया है, यहाँ पे फ्लोरीन ने, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्या की है, म्यूचुअल शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की। इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब इस तरह हो सकता है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम डोनेट कर सकता है, सच एज इन केस ऑफ जब नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो तब हमारे पास क्या होता है, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो एटम हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, आयोनिक बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, मेटल हमारे पास ऐसे बॉन्ड भी बन सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है पॉजिटिव मेटल के पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के सी के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है तब भी हमारे पास बॉन्ड बन सकता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड सी ऑफ फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज व्हाट वी कॉल मेटालिक बॉन्डिंग। इस तरह हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग होती है। सो डिस्क्राइब द वेज इन विच बॉन्ड के मे बी फॉर्म्ड। सो इस तरीकों से हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्डिंग बन सकती है। अब आपने करना यह है कि इसे आपने अपने अल्फाज में लिखना है। सो मैंने सिर्फ यहाँ पे इनके नाम लिखे हैं कि आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास जिन तरीकों से बन सकती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दी। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इन फॉर्मेशन ऑफ आयंस। अच्छा, हमें कहा गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की इंपॉर्टेंस हमें बताओ इन फॉर्मेशन ऑफ आयन। जब आयन बनता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमारे पास क्या बताती है हमें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन शो अस द केमिकल बिहेवियर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किसी एटम की केमिकल बिहेवियर के बारे में हमें बताता है। देखिए, एक एटम है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमें पता होगी, मतलब हमें ये पता होगा कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से हमें इसके केमिकल बिहेवियर का पता चल जाएगा कि ये केमिकली किस तरह एक्ट करेगा। और ये केमिकल बिहेवियर का आइडिया हमें होता है जब हमें पता चलता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, वी कैन नो द आयन। हमें अंदाज़ा लग सकता है कि अब कौन सा आयन बन सकता है। लेट सपोज अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, तो ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो इन केस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कैटायंस कहते हैं। इसी तरह जो एटम जिनके वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऐसे एटम्स हमारे पास नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इस तरह हासिल करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स
गेन करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो हमें हमें पता चल, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ऐसे आयंस को हम एनायंस कहते हैं। तो देखिए, हमने एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से हमें एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चला। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से फिर हमें पता चला कि एटम हमारे पास कैटायंस बना सकता है या एनायंस बना सकता है। आई होप मैंने आपको के क्वेश्चंस का मैंने आपके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। अभी भी कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए ही हाजिर हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ केटाइंस फ्रॉम एन एटम ऑफ मेटालिक एलिमेंट। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप हमें केटाइंस की फॉर्मेशन, जो मेटालिक एटम्स होते हैं, मेटल के एटम्स होते हैं, इनमें केटाइंस किस तरह बनते हैं। देखिए, काफ़ी सिंपल है। जो मेटल के एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल करने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। The metal atoms, when they try to attain the noble gases electronic configuration, for this purpose they lose electrons. वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इन्होंने नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल करने के लिए क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन पॉजिटिव चार्ज को हम केटाइंस कहते हैं। और इस तरह मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब केटाइंस बना लेते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स किसको लूज करते हैं, ये ज़्यादातर मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल्स को लूज करते हैं। सही है। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन फ्रॉम नॉन मेटालिक एलिमेंट। अच्छा, हमें कहा गया है कि अब एनाइन नॉन मेटालिक एलिमेंट में ये एनाइंस किस तरह बनते हैं। जब ये मेटल्स एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन्स ये नॉन मेटल एटम्स गेन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्शन होता है तो सोडियम एक मेटल है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो वही सोडियम का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। सो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसने केटाइन बना लिया। अब क्लोरीन जो कि नॉन मेटल है उसने वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। सो नॉन मेटल एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं जब वो नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल करना चाहते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं जब ये नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं, इस पर्पस के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इन नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम एनायंस कहते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा, हमें कहा गया है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। हमें कहा गया है कि आयनिक बॉन्ड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो देखिए, आयनिक बॉन्ड जो हमारे पास बनता है, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस। सोडियम पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के दरमियान जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव जिस तरह मैग्नेटिस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस। अच्छा, अब आयनिक बॉन्ड जो होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हमें कहा गया है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है ये जिन कंपाउंड्स में बनता है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है और आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड है वो हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है। इसी तरह और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स हमारे पास बनाते हैं। अच्छा, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर इंसुलेटेड इन सॉलिड स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। मतलब जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया,
इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद सोडियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब सोडियम के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या करेंगे, अब ना सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे को खींचेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन्होंने एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचा हुआ है। सो जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है, जब चार्जेस मूवमेंट करती हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जब मूवमेंट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब जब सॉलिड स्टेट में सोडियम को और क्लोरीन ने एक दूसरे को टाइटली होल्ड किया होगा, इनके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है कि वो मूवमेंट कर लें, तो यही वजह है कि ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड इन सोल्यूशन स्टेट। जब NaCl को हम वाटर में डाल देते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl Na+ और Cl- बना लेता है। अब Na+ भी एक चार्ज है और Cl- भी एक चार्ज है। अब जब हम करंट पास करेंगे तो Na+ एक तरफ जाएगा, Cl- दूसरी तरफ जाएगा। सो चार्जेस फ्लो कर रही हैं और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कंडक्ट हो रही है। सो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉलिड इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन सोल्यूशन स्टेट। अच्छा, जो आयनिक बॉन्ड होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसे हम जब वाटर में डाल देते हैं तो ये वाटर में सोलेबल होते हैं, दे कैन डिसॉल्व इन वाटर एंड दे, और ये आयनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन होता है दे रिएक्ट वेरी फास्ट। आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास आयनिक बॉन्ड की वजह से फास्ट रिएक्शन करते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स, जो आयनिक बॉन्ड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो जिसे हम कह सकते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स का हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म क्रिस्टल्स के आयनिक बॉन्ड होने की वजह से हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स बनते हैं। आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड होने की वजह से ये इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, और ये हमारे पास कंडक्टर होते हैं सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में। ये हमारे पास वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनका रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है। ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, रिकॉग्नाइज द कंपाउंड हैविंग आयनिक बॉन्ड। अच्छा, हमें कहा गया है कि आप कंपाउंड को देखो और हमें बताओ कि ये आयनिक बॉन्ड है कि नहीं। तो देखिए, जब भी आप कंपाउंड को देखेंगे तो देयर इज अ जनरल रूल। आयनिक कंपाउंड के लिए एक आम सा रूल है। मेटल आप कंपाउंड को देख लेंगे, अगर कंपाउंड में एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होगा कंपाउंड में। अब अगर दोनों नॉन मेटल्स हैं तो हमारे पास फिर वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा। लेकिन अगर हमारे पास देखिए NaCl, Na हमारे पास मेटल, Cl हमारे पास नॉन मेटल, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है। Na हमारे पास मेटल, Br हमारे पास नॉन मेटल, क्लोरीन हमारे पास मेटल, क्लोरीन हमारे पोटाशियम हमारे पास मेटल है और क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है, पोटाशियम हमारे पास मेटल है, ब्रोमीन हमारे पास नॉन मेटल है। सो जब भी हमारे पास किसी कंपाउंड में एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स कहेंगे। आई होप आप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप आयोनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताओ। तो देखिए, आयोनिक कंपाउंड्स की जो आयोनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यही आयोनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास हाई होता है। आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास आयोनिक क्रिस्टल्स बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास इंसुलेटर होते हैं सॉलिड फॉर्म में, जबकि मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्राइटल, सख्त होते हैं और इन्हें हम तोड़ सकते हैं। और इट इज़ आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन आप हमें बताओ। तो देखिए, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करते हैं तभी हमारे पास बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। किस तरह?
क्लोरीन भी हमारे पास एक नॉन मेटल है और ये दूसरा क्लोरीन भी हमारे पास नॉन मेटल है। ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा और यही क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा। सो म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, बाहमी मशावरत से इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए और हमारे पास यहाँ पर जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, क्लोरीन हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। इन दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की और यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है वो है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हमें कहा गया है कि एग्जांपल्स के साथ आप हमें बताओ कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ बॉन्डेड एटम्स एंड फॉर्म वन इलेक्ट्रॉन पेयर। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास तब बनता है जब दोनों ही एटम्स, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन जो बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो एक एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करें, शेयर करें। वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ बॉन्डेड एटम्स। हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्लोरीन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसी तरह जब हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल जब होता है तो फ्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और दूसरा फ्लोरीन भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो वन इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है। दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है और इस पेयर में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन ने और एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन ने शेयर किया है। सो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड इन विच वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ बॉन्डेड एटम्स। अच्छा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और ये वाला ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। सो देखिए, द डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज अ type of covalent bond in which 2 electron is contributed by both bonded atoms. Double covalent bond में 2 electron is contributed by both bonded atoms. ऑक्सीजन भी अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है और ये वाला ऑक्सीजन भी अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। सो डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 electrons is contributed by both bonded atoms and form 2 electron pairs. यहाँ पे हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। दोनों ऑक्सीजनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं एक दूसरे के साथ, हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये आप अल्कीन की एग्जांपल ले लें। इस कार्बन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं और इस वाले कार्बन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। सो डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड इन विच 2 इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ बॉन्डेड एटम्स। ये वाला कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये वाला कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरह जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ बॉन्डेड एटम्स। जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। नाइट्रोजन जब इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं और इसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। ये वाला यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है, ये हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, अल्काइन की एग्जांपल आप देख लें। कार्बन ने क्या किया है, इस वाले कार्बन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं और इस वाले कार्बन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। Triple covalent bond is a bond in which 3
3 इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ बॉन्डेड एटम्स। ये वाला कार्बन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये वाला कार्बन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। सो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं। इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसको हम बेसिकली 3 लाइंस से शो करते हैं। सो इसे यही हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं और इनकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। सही है। अच्छा अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रा इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल कंटेनिंग सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसमें हमें कहा गया है जो लिव स्ट्रक्चर, जिसे हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, हमें कहा गया है कि आप डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रा करो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। सो ये रहा आपका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये रहा आपका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ये रहा आपका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इस क्वेश्चन में दोनों ही के आंसर्स मौजूद हैं। इस आंसर में दोनों ही क्वेश्चंस के जवाब मौजूद हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।